गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग बेटा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज रहेगी। इसमें देखते हैं हम कितनी वीडियोस बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट होती है जो आपको बताती है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। तो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और ये स्टेटमेंट उसे जरूर बनानी पड़ती है। अब देखिए जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से बनाई जाती है बेटा। एक होता है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड क्लियर है। अब हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड है वो 12th क्लास में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को लेकर के चलता है, डायरेक्ट मेथड को नहीं लेता है। डायरेक्ट मेथड आपको जो है जब आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे ग्रेजुएशन वगैरह वहां पे आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आपने जो है इनडायरेक्ट मेथड को ही यूज करना है 12th लेवल पे। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है बेटा। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास आ जाता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये हमारे पास में तीन एक्टिविटीज में हमारी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो डिवाइड की जाती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताएगी कि एक साल में कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ डेली रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताएगी कि कितना कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ जो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, नॉन करंट एसेट्स वगैरह में जो रुपया लगाया एक साल के अंदर, कितना तो बेचा, कितना जो है आपने खरीदा है, वो सब ये बताएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताएगी कि आपने रुपया कहाँ कहाँ से अरेंज किया है, या फिर आपने जो अपनी किन किन लोगों की जो है पेमेंट की है जो नॉन करंट लाइबिलिटीज या शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है। अब देखिए ये जो तीन एक्टिविटीज है इसमें पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइड किया जाता है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास आती है उसमें आपकी पूरी बैलेंस शीट डिवाइड कर दी जाती है। अब देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास में अगर लाइबिलिटी साइड को उठाएं तो लाइबिलिटी साइड में एक हमारे पास आता है बेटा शेयर होल्डर फंड आता है, एक हमारे पास आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, और एक आता है बेटा हमारे पास में करंट लाइबिलिटीज, है ना, ये चीजें आती हैं। और अगर हम अपनी एसेट साइड में चले जाएं तो एसेट साइड में हमारे पास एक तो नॉन करंट एसेट आता है और एक हमारे पास जो है वो करंट एसेट आता है। मानते हैं आप इस चीज को? क्लियर है। तो यही हमारे पास में जो है लाइबिलिटीज और एसेट साइड के आइटम है। अब देखिए जो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज है ये दोनों फाइनेंसिंग में रोल प्ले करेंगे। शेयर होल्डर फंड और आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है इसको आपने फाइनेंसिंग में, क्योंकि इन दोनों से जो भी रुपया आएगा जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास में एक जैसे कि करंट लाइबिलिटीज बचा और एक करंट एसेट्स बचा, ये दोनों के दोनों आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों करंट के आइटम्स हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। समझ रहे हैं? आपने इस चीज का ध्यान देना है। अब आपके पास बच गया नॉन करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट जो है बेटा ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। तो नॉन करंट एसेट को आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालना है। तो इस तरीके से आपकी पूरी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर दी जाएगी और इसके तरीके से जो है आप लोगों ने काम करना है। ये आपका सबसे पहला बेसिक जो है वो चीज रहेगा। क्लियर है? आप सभी को कर सकते हैं यहाँ तक में? अब देखिए मैं आप लोगों को ना कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो आप लोगों को सिखाता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। आगे की क्लासेस में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी सीखेंगे क्योंकि एक बड़ा कंसेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो याद रखिए सिर्फ कैश फ्लो लिखा हुआ है
तो एक साल में जितना कैश आएगा वही रिकॉर्ड करना है, वो प्लस करना है, और जितना कैश जाएगा उसको माइनस करना है। बस इन दो चीज़ों को करना है। कोई भी नॉन कैश एक्टिविटीज़ होती है लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, ठीक है, ये जो है कैश की फॉर्म में नहीं होता है, तो आपने इनको रिकॉर्ड भी नहीं करना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और रिवाइज्ड जो बार बार इसमें चेंज होते रहते हैं, इस वजह से इसमें एक रिवाइज्ड वर्ड डाल दिया जाता है। इसमें बेटा दो ये कॉलम रहेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें रफ वर्क आप करेंगे, और सेकंड कॉलम में फेयर जो हो जाएगी फाइनल वैल्यू, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, अगर आप लोगों को कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये देखिए, जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये हमारे पास कुछ सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो हम सबसे पहले इसके सेगमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है पहला पॉइंट कि आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका एक पूरा वर्किंग नोट बनता है 1, और ये वर्किंग नोट हम यहाँ पे बनाना सीख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। अभी मैं आपको इसको निकालना सिखाऊंगा, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर ये होने के बाद सेकंड आइटम जो आता है, इसमें आपको कुछ एडलेस करना होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ये क्यों हमें करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये कुछ लाइन यहाँ पे छोड़नी होंगी, ठीक है। और आप लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जो होगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आपका जो है थर्ड एक सेगमेंट आएगा यहाँ पे। और उसके बाद आप लोग जो है कुछ लाइनें यहाँ पे इसके लिए छोड़ेंगे वर्किंग कैपिटल के चेंज को दिखाने के लिए, और आप लोग आ जाएंगे अगले सेगमेंट पे जो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आप फिर यहाँ से अपने टैक्स को जो है लेस कर देंगे, और टैक्स को लेस करने के बाद जो लास्ट वन बचेगा वो आपके पास आ जाएगा कैश। अगर देखिए आंसर पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे कैश फ्रॉम, और आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है, वैल्यू माइनस की आ जाती है, तो आप कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से जो है यहाँ पे इसको लिखा जाएगा, और आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये पूरा सेगमेंट समझ आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें करना आपको। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप लोगों को प्रॉफिट को लिखना है इस साल के अगर आपके पास किसी तरह के कोई रिजर्व्स है आपने वो ऐड करने हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपने अगर इंट्रीम डिविडेंड है, इंट्रीम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में डिविडेंड दिया जाता है, उसको इंट्रीम डिविडेंड बोलते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा जो है आपने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स की फिगर को जो है यहाँ पे लिखना है। और एक आपके पास रहेगा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड जो है वो कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर को प्रपोजल होता है कि हम आपको आने वाले टाइम में डिविडेंड देंगे, तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एक चीज जो लेस करनी है वो है रिफंड ऑफ टैक्स। अगर क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स है तो वो आपने यहाँ से लेस करना है। अब देखिए तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या चीज होगी। हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 ईयर होंगे, जैसे एक तरफ है 2015, एक तरफ है 2016। 2015 आपका प्रीवियस ईयर है, 16 आपका करंट ईयर है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट। अब देखिए ये प्रॉफिट और जनरल रिजर्व ना दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपका शेयर होल्डर के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल फिर रिजर्व एंड सरप्लस, उस रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट और रिजर्व होंगे आपको। तो देखिए प्रॉफिट जैसे मान लीजिए 2015 में था 1 लाख का, 16 में है 1,50,000 रुपए का। तो अब देखिए कि 15 से 16 में 50,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया है, तो आपने 50,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे उठा करके
डाल देना है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से लिखना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर मान लीजिए 2015 में प्रॉफिट नेगेटिव में था, 1 लाख रुपए माइनस में था, तो 1 लाख माइनस था, 2016 में ये जो है 1,50,000 प्लस आ गया, तो आपने जो है ये मानना है कि आपका प्रॉफिट जो है 1.5 लाख प्लस 1 लाख, आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2,50,000, क्योंकि आपने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया कि पिछले साल की नेगेटिविटी भी दूर हो गई और इस साल का जो है हमने 1.5 लाख रुपया और भी अर्न कर लिया। समझ रहे इस चीज को? अगला आपके पास आ जाता है बेटा रिजर्व। जैसे कि मान लीजिए इस साल रिजर्व है 20 और जो है 2016 में हो गया 30,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का रिजर्व बढ़ गया ना बेटा, तो 10,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर लेना है, घट जाता तो माइनस कर देते, ठीक है। इसके अलावा इंट्रीम डिविडेंड, देखिए इंट्रीम डिविडेंड जो है क्वेश्चन के एंड में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें लिखा मिलेगा इंट्रीम डिविडेंड, कि इंट्रीम डिविडेंड 50,000 रुपया पेड किया, तो 50,000 रुपया इंट्रीम डिविडेंड यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ऐड क्यों किया जा रहा है बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि आप बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये घट गया होगा 50,000 रुपया, क्योंकि डिविडेंड भी पेड करना जो है हम घटा देते हैं क्योंकि हमने पेड किया, लेकिन डिविडेंड को पेड करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में से लेस करेंगे। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स है 10,000 और यहाँ पे है 20,000। देखिए ये है प्रीवियस ईयर का, ये है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का टैक्स हमें इस साल पेड करना है, तो इस साल पेड देखिए यहाँ पे लेस टैक्स है ना, तो यहाँ से ये जो 10,000 रुपये है यहाँ से लेस किए जाएंगे ये 10,000, और जो करंट ईयर का 20,000 है वो इस साल तो पेड नहीं करना, वो कब पेड करना है? अगले साल। लेकिन आप अभी से प्रोविजन बना के बैठ गए तो एक नॉन कैश एक्टिविटी हो गई, तो ये 20,000 रुपये आप यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, अब देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड पे आ जाइए। प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में रूल को सुनिएगा। यहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड है 30,000 और यहाँ है मान लो जी 40,000 रुपये। तो आपने याद रखना है कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है उसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। ये जो प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपये प्रपोज्ड डिविडेंड है वो यहाँ पे ऐड करना है, और यही 30,000 रुपये फाइनेंसिंग में से लेस करने हैं। इस चीज का आप याद रखिएगा। अगला रिफंड ऑफ टैक्स, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लीजिए, नहीं गिवन है तो आप उसको छोड़ दीजिए, और ये आइटम यहाँ पे पूरा हो जाता है। आप इन सबको ऐड करिए, जो भी अमाउंट आपकी आती है XYZ जो भी अमाउंट होगी, इस अमाउंट को आप कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आप इस अमाउंट को यहाँ पे उठा करके डाल देंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। पेपर में सारी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन एक दो चीज आएंगी, उनमें से एक दो चीज कौन सी होगी पता नहीं है, लेकिन आपको इसी वजह से सारा कुछ याद करना होगा। अब आ जाते हैं बेटा एडलेस के आइटम्स पे। अब देखिए आपने ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, इस प्रॉफिट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन कैश आइटम्स है, लेकिन प्रॉफिट में से तो वो एक्सपेंस के रूप में घट गई होंगी। अब आप बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको दोबारा से ऐड करनी होगी। तो मैं कुछ ऐसे आइटम्स आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ऐड करने वाले आइटम्स मैं आपको बताता हूं, उसके बाद जो है हम लोग लेस वाले आइटम्स को बताएंगे। तो सबसे पहले ऐड वाले आइटम्स, जैसे देखिए ऐड वाले आइटम्स में डेप्रिसिएशन का नाम सबसे पहले आता है। अब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से घट गया होगा, हम बना रहे कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर लो, ठीक है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपके पास में एक कार थी जिसकी वैल्यू 50,000 थी, आपने 40 में बेच दी, 10,000 लॉस हो गया, लेकिन लॉस कैश की फॉर्म में तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट में से तो घट गया है, दोबारा ऐड कर लीजिए। अगला, अगर आपने कोई प्रोविजंस क्रिएट किए हैं, प्रोविजन अगर आपने किसी तरह के, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वगैरह आपने क्रिएट करे हैं, एक नॉन कैश खर्चे होते हैं, आप इन्हें दोबारा से यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इंटरेस्ट को या फिर कोई डिविडेंड आपने पेड कर दिया है, डिविडेंड पेड कर दिया है,
आप इसे दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड को पेड करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है, क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर पे पेड होते हैं और डिबेंचर किस में आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, है ना। तो इंटरेस्ट पेड करना वहां से घटेगा, यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग का आइटम है, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा कोई शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह भी प्रॉफिट में से घट गए हैं, लेकिन शेयर को इशू करना फाइनेंसिंग का काम है तो वहां से घटना चाहिए, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब आते हैं लेस वाले आइटम्स पे। लेस वाले, हाँ, इसमें एक आइटम और बच गया है ऐड वाले में, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ करना। इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना, देखिए ये क्या होता है इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना। जैसे मान लीजिए पेटेंट है, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट जो है वो पिछले साल 20,000 था, आज 18,000 रुपये का है। 2,000 का पेटेंट गिर गया, तो पेटेंट का गिरना वो इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ होना हो गया। और पेटेंट जो है अगर 2,000 रुपये से डाउन जा रहा है तो ये एक क्या है, नॉन कैश एक खर्चा है, तो नॉन कैश खर्चा, लेकिन प्रॉफिट में से तो घट गया था, इसको हम दोबारा से ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐसे गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह का भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं लेस वाले आइटम्स पे। देखिए लेस वाले आइटम्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इंटरेस्ट, डिविडेंड या इसके अलावा रेंट, ये 3 चीज को ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने ये चीज रिसीव करी है तो आपने इन तीनों चीजों को यहां से लेस कर देना है, क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव किया जाता है जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करना आपने अभी मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, तो वहां पे ऐड होंगे, यहाँ पे लेस होंगे। ठीक है। इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर आपने अपनी एसेट्स वगैरह बेच के किसी तरह का प्रॉफिट कमाया है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहाँ से माइनस करा जाएगा, आपने इसे याद कर लेना है। क्लियर है बेटा इस चीज का। तो इन कुछ आइटम्स है, मैंने मेजर आइटम्स यहाँ पे लिखे, 1-2 आइटम अगर छूट गए हो तो आप जो अपनी स्क्रीन पे उसमें देख सकते हैं कौन से ऐड लेस के, मैंने फॉर्मेट यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखिए इन सबको ना आपने अगर कोई ऐड वाला है तो ऐड में, लेस वाला है तो लेस में, ये सब करना है, और आपने इस प्रॉफिट में से इन सब चीज को ऐड लेस करके कहाँ पे आ जाना है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे। क्लियर है। अब वर्किंग कैपिटल में बेटा 2 चीज आती है, करंट एसेट आती है और दूसरी क्या आती है, करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट लायबिलिटी का जो रूल है वो बिल्कुल सीधा है, आपने अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपने उसको क्या करना है बेटा, ऐड करना है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आपने लेस करना है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आपने लेस करना है। जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक है क्रेडिटर और एक है बिल पेबल, एक है क्रेडिटर और एक है बिल्स पेबल। क्रेडिटर जो है वो 10,000 थे, अब हो गए 20 के। अब देखिए क्रेडिटर 10 से 20, 10,000 बढ़ गए ना, तो 10,000 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो ऐड करना है। और बिल्स पेबल जो है 15,000 थे पिछले साल, आज 12,000 है, 3,000 घट रहे हैं, तो 3,000 घट गए ना बेटा, तो घट गए तो आपने उसे क्या करना है, माइनस कर लेना है। क्लियर है इस चीज का। तो इंक्रीज होती है तो ऐड और डिक्रीज होती है तो लेस कर सकते हैं। और करंट एसेट का जो रूल है वो उल्टा है, उल्टा अपोजिट। अब जैसे कि करंट एसेट ऐड कब करनी है, जब डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन करंट एसेट जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है बेटा, वो आपने ऐड करनी है। और अगर जो है लेस कब करनी है, जब इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन करंट एसेट जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है बेटा, लेस करनी है। जैसे कि देखो एक डेटर है और एक है आपके पास में बिल रिसीवेबल, ये दोनों ही आपकी जो है करंट एसेट है, समझ रहे हैं। डेटर जो है वो डेटर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे डेटर है 10,000 के, अब हो गए 8,000 के, 10 से 8, यहाँ पे डेटर 2,000 रुपये गिर गए तो ऐड करना है। ऐड कब करना है, जब डिक्रीज होगा करंट एसेट में। और बिल्स रिसीवेबल जैसे कि 15 है, 15 से हो गए 20, 5,000 रुपये बढ़ गए ना, बढ़ गए तो माइनस करना। तो इस रूल को जो है आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन एक बड़ी चीज,
करंट लाइबिलिटीज में एक आइटम छोड़ देना है जो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखिएगा, करंट लाइबिलिटीज में काउंट नहीं करना है, वो एक फाइनेंसिंग में जाएगा। और करंट एसेट में से एक आइटम्स को आपने छोड़ देना है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर चेक करने में आपकी मदद करेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बेटा बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल नहीं लेना है। कैश एंड कैश फ्लो इक्विवेलेंट एंड में आंसर चेक करने में आपकी मदद करेगा। क्या कैश में आता है? कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके पास कुछ है तो वो इसके अंदर आएगा। तो आपने उसको जो है वो छोड़ देना है, नहीं लेना है। तो करंट लाइबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट एसेट में से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं ट्रीट करना है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो बस अब इन सब चीजों को एडलेस करना है। आप आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर पे। ठीक है, और इसमें से ये टैक्स लेस करना है और आप आ जाएंगे कहाँ पे? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, माइनस आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो ये था बेटा कंप्लीट फॉर्मेट। इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लर्न करना है। ठीक है, अब हम आगे की क्लासेस में आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करना सिखाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।